डियर छात्रों और छात्राओं, स्वागत है एक बार फिर से सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 3 में। सॉल्यूशन के हमने दो लेक्चर्स की, जिसमें कि सॉल्यूशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ कंसंट्रेशन टर्म के बारे में हम लोगों ने कुछ जाना था कि किसी भी सॉल्यूशन के या दो सॉल्यूशन को कंपेयर करने के लिए कि उसमें कितने सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट का अमाउंट है, उन दोनों की प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग मेजरमेंट के रूप में कंसंट्रेशन टर्म को लाते हैं। बेसिकली कंसंट्रेशन क्या होता है? तो कंसंट्रेशन इज नथिंग बट ओनली द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट और सॉल्वेंट का अमाउंट का जो रेशियो है, या फिर सॉल्यूट का अमाउंट और सॉल्यूशन का अमाउंट का जो रेशियो होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट के अमाउंट का रेशियो, या फिर कोई कंपोनेंट ले लो और सॉल्यूशन के अमाउंट का रेशियो ले लो, यही हमारा कंसंट्रेशन होता है। बेसिकली कंसंट्रेशन यही एक्सप्रेस करता है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितने परसेंटेज में सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, यानी कि वो सॉल्यूशन हमारा कंसंट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा कि कैसा होगा। इस चीज को मेजरिंग स्केल पर जो हम लोग टर्म लाते हैं उसको हम लोग कंसंट्रेशन टर्म बोलते हैं, जिसके बारे में हमने लिखा था कि कंसंट्रेशन टर्म कई सारे यूनिट्स में निकाले जा सकते हैं, कई सारे तरीके से फाइंड आउट किए जा सकते हैं, जिसमें कि हमने बहुत सारे नाम भी आपको लिखाए थे पिछले लेक्चर में, जिसमें हमने मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट और मास वॉल्यूम परसेंट का क्लास पिछले क्लास में किया था। और आज के क्लास हम लोग जो करने वाले हैं वो मोलैरिटी की होगी। मोलैरिटी क्लास थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि अच्छा टॉपिक है यहाँ पर, और साथ ही साथ इसमें कई सारी न्यूमेरिकल्स भी है। तो प्यारे बच्चों, मोलैरिटी का टॉपिक हम लोग यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। तो कंसंट्रेशन के हम लोग यहाँ पर अगले सेकेंड लेक्चर होगा कंसंट्रेशन का, जिसमें हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं मोलैरिटी। और बेसिकली यहाँ पर सॉल्यूशन का ये लेक्चर नंबर क्या है? 3 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो आप सॉल्यूशन क्लास 12th केमिस्ट्री करके अमन केमिस्ट्री सर्च करोगे तो वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, या प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट देख करके वीडियो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अब क्या है कि मोलैरिटी की बात करेंगे तो और बात बाकी कंसंट्रेशन टर्म की तरह जो है यहाँ पर ये भी एक खास प्रकार का कंसंट्रेशन टर्म है। और यूं कह दे कि मोलैरिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जिसका बृहत पैमाने यानी कि बड़े पैमाने पर जो है इंडस्ट्रियल यूज किया जाता है। जैसे नहीं क्या कहते हैं, टेम्परेचर का एसआई यूनिट हम लोग केल्विन पढ़ते हैं, बट नॉर्मली जो यूज में लाया जाता है वो डिग्री सेल्सियस में कॉमन यूज होता है टेम्परेचर का। उसी प्रकार से जो कॉमन कंसंट्रेशन टर्म जो होते हैं जिसका हम लोग यूज करते रहते हैं किसी रिएक्शन में या किसी जगह पर भी, आप किसी केमिकल का डब्बा भी खरीदोगे तो उस डब्बे में भी कंसंट्रेशन जो लिखा हुआ रहता है वो मोलैरिटी नहीं तो नॉर्मेलिटी के टर्म में लिखा हुआ रहता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सिग्निफिकेंट हम लोगों को कंसंट्रेशन का वैल्यू प्राप्त होता है अगर हम लोग मोलैरिटी से कैलकुलेट करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को। तो ठीक है। तो यहाँ पर मोलैरिटी को समझने से पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा मोल कंसेप्ट को। मोल किसे कहते हैं, मोल कैसे निकालते हैं, बस ये दो बात सिखाएंगे। ठीक है। जनरली मोल क्या होता है? तो मोल जस्ट लाइक अमाउंट ऑफ पार्टिकल है जो कि रिप्रेजेंट करता है 6.022 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इसको एक मोल बोलते हैं। अब इतने पार्टिकल्स को तो गिन नहीं सकते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है गिवन मास, यानी किसी भी कंपाउंड का गिवन मास ले लो जो मास दिया हुआ रहे, डिवाइड कर दो उसके मोलर मास से, तो ये हम लोग को नंबर ऑफ मोल देता है। और मोलर मास हम लोग को इजीली अवेलेबल मिल जाता है क्योंकि हम लोग जो है एलिमेंट्स के एटॉमिक मास हम लोग के पास में होते हैं। नहीं होते तो चिंता मत करिए, आपको याद भी नहीं करना है। याद करोगे तो अच्छा रहेगा, सवाल बनाने में बार बार चेकआउट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में आपको ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा किसी भी एलिमेंट का मोलर मास का अगर जरूरत पड़ा तो एग्जाम में आपको मोलर मास वहां पर दिया हुआ रहेगा। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये सारे टर्म्स जो होते हैं एग्जाम में हिंट में दिए हुए रहते हैं क्योंकि इसको याद करने के अलावा कोई उपाय है नहीं आपके पास। तो मोलर मास क्या होता है कि उसी एटॉमिक मास में एक मॉलिक्यूल के अंदर में जो जितने भी एटम होते हैं उनके सभी के अलग अलग मोलर मासेस को जोड़ दोगे तो वो हम लोग का मोलर मास मिल जाता है। तो वो इजीली अवेलेबल होता है। जैसे कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सोडियम का होता है बाबू 23, सोडियम का 23 है, ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 1 है।
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास होगा 23 प्लस 16 39, एक कितना हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास हो जाएगा। अब मान लो सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लिए हैं 80 ग्राम लिए हैं, अगर यहाँ पर ये 80 ग्राम लिए हुए हैं तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए बोलेगा तो गिवन मास हो गया 80 ग्राम बाय मोलर मास हो गया 40 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर क्या होगा ग्राम से ग्राम खत्म, 40 दूनी 80 हो गया, ये 2 और ये पर मोल गया ऊपर, ये बन जाएगा मोल, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलेंगे। यानी नंबर ऑफ मोल्स जो है हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन मास बाय मोलर मास करके। और प्यारे बच्चों मोलैरिटी जो है वो एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर में कितने हमारे पास वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिखाया जाता है। ठीक है, मतलब कि कंसंट्रेशन किसी भी टर्म में किसी भी चीज को रिलेट कर सकता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना, कुछ भी चीज दो चीज को रिलेट करके हम लोग कंसंट्रेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं। जिसमें मोलैरिटी क्या है, ये कहता है कि एक मोल यानी कि सॉरी एक लीटर के अगर सॉल्यूशन को हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो उस 1 लीटर, मान लो कि यहाँ 10 लीटर का ये टैंक है, तो इसमें अगर 1 लीटर सॉल्यूशन को हम लोग बाहर निकालते हैं तो इस 1 लीटर के सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट जो भी होगा इसमें, चाहे NaOH रहे चाहे NaCl रहे, कुछ भी सॉल्यूट हो तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होगा इसके 1 लीटर में। तो इसी 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो भी होगा उसी के नंबर को हम लोग मोलैरिटी बोलते हैं इस सॉल्यूशन का। और प्यारे बच्चों एक चीज ख्याल रखिएगा, पिछले शॉर्ट्स में मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था जिसमें कि कुछ ना कुछ यहाँ पर ये कहे थे कि 10 लीटर का एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 1 मोल पर लीटर है, तो उसमें से अगर हम 1 लीटर निकाल लें तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं या फिर हम सिखाए ही हैं, किसी भी सॉल्यूशन कोई भी सॉल्यूशन के बारे में अगर बात करें तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है बच्चों। अब ये अगर होमोजीनियस मिक्सचर होता है तो यहाँ जो कंसंट्रेशन होगा वो कंसंट्रेशन यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी, हर जगह कंसंट्रेशन क्या होगा सेम होगा। कंसंट्रेशन एक एवरेज वैल्यू होता है जो कि किसी भी सॉल्यूशन के थ्रू आउट कांस्टेंट होता है। ध्यान दीजिए, चाहे मास परसेंट हो चाहे वॉल्यूम परसेंट, कोई भी टर्म लेके काम करो कंसंट्रेशन हर कोने में सेम होगा। अगर यहाँ पर इतने दूर का कंसंट्रेशन 1 m है यानी 1 मोल पर लीटर है तो इतना दूर सिलेक्ट करें उसका भी कंसंट्रेशन 1 m ही होगा। किसी भी एक सॉल्यूशन के आप अगर डिफरेंट आप जो है एकदम टुकड़ों को ले लो यहाँ पर से, सभी पार्ट्स का कंसंट्रेशन क्या होगा बिल्कुल सेम होगा। अगर यहाँ 10% सॉल्यूट है तो यहाँ भी कितना होगा 10% ही सॉल्यूट होगा, क्योंकि 10% से यहाँ पर ये समझ में नहीं आता है, वो एक एवरेज वैल्यू है 10%, यानी कि चाहे वो बड़े का लोगे तो भी 10%, चाहे छोटा कोई क्वांटिटी लोगे तो भी 10%। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या देखा कि मोलैरिटी इज नथिंग बट ओनली अ नंबर, किसका नंबर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कहाँ होता है तो 1 लीटर के सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहता है। यानी कि हमारे सॉल्यूशन के 1 लीटर के सैंपल में जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट घुले हुए होंगे उस टर्म को मोलैरिटी कहते हैं। एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो डिफाइन करेंगे पहले इसको, क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ moles of solute present in 1 liter of solution। देखो वॉल्यूम किसका लिया गया है, सॉल्यूशन का, किसमें लिया गया है लीटर में, इज कॉल्ड मोलैरिटी, या इसी को बोलते हैं बाबू मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। यानी किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर के सैंपल में जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग मोलैरिटी या उस सॉल्यूशन का मोलर कंसंट्रेशन बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पर जरा सा,
अगर हम फॉर्मूले की बात करें, मैथमेटिकली अगर हम इसको देखना चाहें अगर, तो जरा ध्यान दो। सपोज कर लो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है इसमें, ठीक है। सपोज कर लिया इसका वॉल्यूम भी लीटर है, इसका वॉल्यूम भी लीटर है, और इसमें नंबर ऑफ मोल कितने हैं, एन मोल सॉल्यूट है। अब एन मोल कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर से हम लोग कैसे एन निकालते हैं वो तुमको पता ही है, ठीक है ना। तो सवाल यहाँ पर ये है, अब यहाँ से मोलैरिटी इस सॉल्यूशन की क्या होगी, जरा ध्यान दोगे। वी लीटर में एन मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, देयरफॉर हम लोग को मोलैरिटी कितने लीटर पर डिफाइंड है, 1 लीटर पर। वी लीटर में एन मोल सॉल्यूट है, तो 1 लीटर में कितना होगा भाई, एन बाय वी होगा। एंड 1 लीटर में जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होते हैं, दिस इज कॉल्ड द मोलैरिटी। यही हमारा क्या कहलाएगा, मोलैरिटी कहलाएगा। यानी मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, एन बाय वी हो गया। एन मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, वी मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और याद रहे वॉल्यूम लेना है लीटर में, ठीक है ना। तो यानी कि बेसिकली अगर हम यहाँ बात करें, मैथमेटिकली बात करें, तो मैथमेटिकली मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप भी लिखोगे हमारे साथ फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है आपको, किस में लेना है भाई, लीटर में लेना है केवल। यानी कि मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एन बाय वी लिखोगे आप, ठीक है। ध्यान दिया, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, एन बाय वी हो गया। अब अगर इसके हम लोग यूनिट की बात करें, तो यूनिट क्या लिखोगे बताओ, तो इसका एन हो गया मोल में रहेगा, और v किस में, वॉल्यूम लीटर में रहेगा, तो नीचे में लीटर है तो मोल पर लीटर हो गया। या इसी को हम लोग सिंबॉलिकली कैपिटल एम से यूज किया करेंगे, कैपिटल एम से, यानी कैपिटल एम रहेगा वो मोलैरिटी आपको एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जरा सा, अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी मान लो मिल जाए 1 मोल पर लीटर, तो क्या नाम देंगे उस सॉल्यूशन को, हम लोग ये भी बात यहाँ पर कर ही लेते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन की मोलैरिटी, अगर हमारे पास 1m सॉल्यूशन है, यानी कि मोलैरिटी जिसकी 1 मोल पर लीटर है, ऐसा सॉल्यूशन अगर हमारे पास में है, तो वहां पर उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे यूनिमोलर सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, यूनिमोलर सॉल्यूशन। अगर 2m है तो ये कहलाएगा बाईमोलर सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, बाईमोलर सॉल्यूशन। अगर यही 0.5m है तो इसको बोलेंगे सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन। अगर यही 0.1m है तो 0.1 को क्या पढ़ते हैं, डेसी, ये कहलाएगा डेसी मोलर सॉल्यूशन। 0.01m है, सेंटी मोलर कहलाएगा। 0.001 है तो मिली मोलर सॉल्यूशन। इस तरह से नाम इसको दिया करेंगे, ठीक है। 10m रहेगा तो डेका मोलर बोलेंगे। तो जो बचपन में पढ़ते ही आ रहे थे वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर फॉर्मूला तो हो गया, फॉर्मूला यही है हमारा मोलैरिटी का, बेसिक सवाल यही शुरू करेंगे, फिर आगे कंडीशंस के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। पहले न्यूमेरिकल्स कर लेंगे यहाँ पर, और इतना जगह बचा हुआ है इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर लिखा देते हैं हम आपको। देखो जरा सा मोलैरिटी पर तुम ध्यान दोगे, यहाँ पर मोलैरिटी हम देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सॉल्यूट का मोल बढ़ेगा तो मोलैरिटी भी क्या होगी, मोलर कंसंट्रेशन भी सॉल्यूशन की बढ़ती जाएगी। कंसंट्रेशन बढ़ेगी, बोलेंगे गाढ़ा होते जा रहा है सॉल्यूशन, मतलब कि हमारा सॉल्यूशन में सॉल्यूट बढ़ते जाएगा तो वो सॉल्यूशन हमारा कंसंट्रेटेड होते जाएगा, ठीक है। तो मोलैरिटी भी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। और मोलैरिटी कैसे बढ़ाओगे, तो मोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है। सॉल्यूट बढ़ाओगे तो अपने आप मोलैरिटी बढ़ जाएगी। दूसरी बात है कि मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है बाबू, वॉल्यूम है। देखो यहाँ पर n बाय v है ना, तो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हो गया, वॉल्यूम जो जो बढ़ेगा मोलैरिटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मान लीजिए कि कोई आदमी जो है ना 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया है, उसमें 5 मोल चीनी डाल दिया है, ठीक है। अब कोई आदमी 10 लीटर का सॉल्यूशन तैयार किया, उसमें चीनी उतना ही 5 मोल चीनी है, तो दोनों में अंतर क्या होगा, उसका वॉल्यूम ज्यादा है। जिसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी वो सॉल्यूशन क्या होगा, कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट होगा, मतलब मोलैरिटी कम होगी। तो आप देख पा रहे हो ना कि वॉल्यूम ज्यादा कर दिए तो मोलैरिटी घट गई, तो वॉल्यूम बढ़ाने से मोलैरिटी घट जाती है। और प्यारे बच्चों, आप लोग बचपन से जानते हो नर्सरी क्लास से कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बाबू, टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करें यहाँ पर, एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पर ये चार्ल्स लॉ था, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन में यहाँ पर चार्ल्स लॉ के रूप में काम कर रहा था
यहाँ पर इस सेक्टर में भी हम लोग वांट्स ऑफ लॉ में जानेंगे ये चीज, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो भैया मोलैरिटी घट जाएगी। यूं कह दे डायरेक्ट कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मोलैरिटी घट जाएगी। अब सिंपल बात कह देंगे टेम्परेचर बढ़ाने से मोलैरिटी घट जाएगी, यानी कि किसी सॉल्यूशन में अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ने के कारण से वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, मोलैरिटी अपने आप क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसका सिंपल यही हम लोग जान लेते हैं कि तुम देखते होंगे घर में जब तुम्हारे पास कोई चीनी का ही रस मान लो या फिर गर्म रहता है ना, तो कुछ ज्यादा पतला होता है, मतलब डाइल्यूट टाइप का लगता है दिखने में। लेकिन जब वही ठंडा होते जाता है तो तुम देखोगे वो पूरा गाढ़ा होते जाता है, मतलब कंसंट्रेटेड हो जाता है, मतलब उसकी मोलैरिटी बढ़ जाती है। ठंडा होने पर टेम्परेचर घटेगा, वॉल्यूम सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और इसलिए वहां पर जो है ना मोलैरिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है मोलैरिटी। लेकिन वही यहाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मोलैरिटी घट जाएगी, वो डाइल्यूट हो जाएगा। यानी कि समझ में ये आया कि मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी कि इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब कि मोलैरिटी एक ही सॉल्यूशन का मोलैरिटी जो है हम लोग बार बार चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज करके, केवल टेम्परेचर को बदल करके। सॉल्यूशन वही रहेगा, वही सॉल्यूट वही सॉल्वेंट रहेगा, हम लोग चाहेंगे टेम्परेचर में घोर फेर करके हम लोग मोलैरिटी बार बार बदल सकते हैं। यानी कि एक सॉल्यूशन आप मार्केट से खरीदोगे, धूप में उसकी मोलैरिटी कुछ और हो जाएगी, ठंडी में उसकी मोलैरिटी कुछ और हो जाएगी, लेकिन मास परसेंटेज वगैरह जो है वो जो है ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो कि टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होता है। तो वो आप धूप में रखो सॉल्यूशन को तो भी वही मास परसेंट, क्या कहते हैं ठंडा में रखोगे तो भी वही मास परसेंट। तो कुछ कंसंट्रेशन टर्म आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया ना। और लिख रहे हो ना, ऐसा नहीं कि एकदम यहाँ पर पड़े रहना है, एकदम बेड पर पड़े हैं, मोबाइल चल रहा है, देख रहे हैं, ओ छोड़ो ना बाद में देख लेंगे, थोड़ा सा पबजी खेल लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, नहीं, अरे देर से ही पढ़ना, आज नहीं पढ़ो मंजूर है, लेकिन कभी भी पढ़ाई करो तो अपने फ्री टाइम को दे करके। दैट मीन्स ये है, आजकल हुआ क्या है, हम लोग जो है इतने दूर दराज से आते हैं, गांव देहात से हम लोग आते हैं कभी कभी, या फिर इतना सेक्रीफाइस जो कर रहे हैं अपनी खुशियों का, किस चीज के लिए, पढ़ाई करने के लिए। तो प्राइमरी पढ़ाई करना हमारी हमारी अभी प्राइमरी जो है सोच होनी चाहिए। बट यहाँ पर क्या हो गया कि 70% स्टूडेंट का ये सेकेंडरी सोच जाता है। तुम देखोगे जरा सा यहाँ पर कि आदमी जब पढ़ रहा होता है तो ये सोचता है, जब जब मान लो कोचिंग बंद रहता है या 4 दिन टीचर छुट्टी दे दे, तो ये सोचता है वो कि छुट्टी मिला है, पढ़ते तो सब दिन है, छुट्टी मिला है, आज जो है कुछ अपना करते हैं। और उस दिन दिल से वो छुट्टी मनाता है, मूवी जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, देख लेगा, ठीक है। तो मतलब ये हो रहा है वहां पर कि जब पढ़ाई का प्रेशर होता है, मतलब टीचर्स जब पढ़ाते हैं तब स्टूडेंट पढ़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन जब खुद से कुछ भी करने का टाइम आता है, खुद से, यानी कि कोई बर्डन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, 4 दिन की फ्रेश एकदम फ्रेश छुट्टी है, तो वहां खुद से कुछ करने की बात जब आती है तो स्टूडेंट जो है किसी और चीज का नाम लेता है एक्सेप्ट पढ़ाई। मतलब कि वहां प्राइमरी चीज जो स्टूडेंट दिल से कर रहा है वो पढ़ाई नहीं है। तो बाबू यहाँ पर समझ लो कि आप लोग इतना सेक्रीफाइस करके आए हो क्या करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, अपना प्राइमरी फैक्टर किस चीज को बनाओगे, पढ़ाई को बना रहे हो ना। मतलब ये होना चाहिए जब भी तुम्हारे पास फ्री टाइम मिले जिसमें तुम दिल से कोई काम कर सकते हो, तो तुम्हारे जुबान पर पढ़ाई होनी चाहिए। तुम ये कहो कि सब दिन तो ये काम करते ही रह जाएंगे, पढ़ाई कभी कभी होगी, इसलिए पढ़ाई को प्राथमिकता देते हुए पढ़ाई पर अपने अपने मतलब कि पूरे समय को, मेन टाइम को, और टाइम जो जिस टाइम तुम्हें मन नहीं लग रहा है, जिस टाइम तुम ज्यादा बोरिंग फील कर रहे हो, उस टाइम में तुम कोई और काम कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ाई जब तुम्हारा दिल करे ना, अच्छा एकदम, जब लगे ना तुम बहुत प्रसन्न हो, बहुत ही एकदम एनर्जेटिक महसूस करो, तभी पढ़ाई करो। चाहे वो 10 मिनट की ही पढ़ाई होगी ना, बोरिंग टाइम में की गई 1-2 घंटे की पढ़ाई के बराबर होगी वो, ठीक है ना। तो पढ़ाई को प्राइमरी बनाओ, और स्टूडेंट के माइंड पर डिपेंड करता है कि वो अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करके रखता है, उसका बोरिंग टाइम कैसे एनर्जेटिक टाइम में कन्वर्ट होगा, उसके ब्रेन पर डिपेंड करता है। तो अपने माइंड को शार्प रखो, अपने माइंड को हेल्दी रखो, हेल्दी खाओ, हेल्दी एकदम पियो, और हेल्दी तरीके से अपना दिनचर्या अपना ढालो, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है।
तो सबसे पहली बात यही है कि व्हाट टू स्टडी सेकेंडरी बात होती है, हाउ टू स्टडी बहुत प्राइमरी फैक्टर है। अगर आपको ये नहीं पता है कि पढ़ाई कैसे करते हैं तो आप क्या पढ़ाई कर रहे हो कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन अगर पता है कि पढ़ाई कैसे करना है तो आप जो है ना किसी भी बड़े से बड़े चीज को आप जो है आसानी से सॉल्व कर लोगे, समझ भी लोगे। समझ गए ना? नहीं तो देखते होगे ना, पढ़ाई करते होगे आजकल भूल जाते हो। क्यों भूलते हो? क्योंकि आपको हाउ टू स्टडी ये पता नहीं है। आप लोग करते क्या हो, एकदम जब नहीं मन लगता है तो 4 मोटिवेशन के वीडियोस देख लेते हो। क्या फायदा है? हम ही आपको भी समझा रहे हैं, पता है क्या होगा? समझा रहे एकदम लगेगा कि एकदम पूरा एकदम एनर्जेटिक हो गए, अभी जाएंगे अभी पढ़ना शुरू कर देंगे हम। लेकिन ये सब कुछ नहीं, ये सब मोह माया है। जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी कोई और बोलेगा, वो सभी मोह माया है। वो बस वीडियो के 10-15 मिनट 20 मिनट तक ही वो असर करता है। आप जो खुद को मोटिवेट करते हो वो रियल मोटिवेशन है। अगर आप खुद में ठान लिए कि हमको ये करना है तो वो रियल मोटिवेशन है, वो अधिक समय के लिए रहेगा। ठीक है? और यहाँ पर यही है कि पढ़ाई को प्राइमरी बनाओ। जिस चीज को तुम प्राइमरी बनाओगे ना, जैसे कि अभी मेरा काम क्या है, हमको पढ़ाना प्राइमरी लगता है। इसके अलावा कोई और काम दे दिया जाए हमको ना, चाहे कुछ भी हमको मूवी भी देखने के लिए अगर समय मिलता है तो नहीं देख पाते हैं हम। ठीक है? और कभी कभी जानते हो आजकल क्या हो गया है कि कभी कभी हम जो है ना मूवी का एक्सप्लेनेशन वगैरह देख लेते हैं। इन 3 घंटे का मूवी कौन देखेगा भाई? 15 मिनट उसका एक्सप्लेनेशन देकर खत्म कर दो। ठीक है ना? ऐसे करते हैं। तो जस्ट समझो यहाँ पर यही बात कि अपने टाइम का जो है अच्छे से यूज करो, बस एकदम सिंपल है। अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो। चलो ठीक है, यहाँ पर जो है हम लोग मोलैरिटी के कुछ टर्म को सीखे। आइए कुछ सवाल करते हैं मोलैरिटी का हम लोग। ठीक है? बहुत ही बेसिक सा सवाल यहाँ पर रहेगा। ठीक है? आगे बहुत सारे केसेस है, मोलैरिटी यहाँ खत्म नहीं हो रही है बाबू। यहाँ पर तो मोलैरिटी का बस हम लोग एक पहलू जाने हैं कि मोलैरिटी होता क्या है। ठीक है? तो मोलैरिटी का बस हम एक पहलू जाने हैं, उस पर एक सवाल कर लेते हैं। ध्यान दोगे यहाँ पर, सवाल को भी तुम लोग नोट करोगे और हमसे पहले बनाने की कोशिश करोगे। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, मान लो यहाँ पर बेसिक है, फाइंड द मोलैरिटी of an aqueous solution of calcium hydroxide if, पहला सवाल, 20 ग्राम of calcium hydroxide is present in 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि 500 ml का सॉल्यूशन बनाए हैं पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिला करके, और कितना ये मिलाए हैं? 20 ग्राम मिलाए हैं। तो बताइए मोलैरिटी क्या होगी। दूसरा सवाल यहाँ पर है कि इफ तो लिखा हुआ है ही, ठीक है, इफ 8 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड is dissolved in 1.2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना? कि अगर 1.2 लीटर का सॉल्यूशन तैयार करें जिसमें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड 8 ग्राम हो, प्रेजेंट हो, तब उसकी मोलैरिटी क्या होगी वो निकालो। ठीक है? और तीसरा है यहाँ पर 20% by mass of sodium hydroxide is present in a solution having density 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ध्यान देना यहाँ पर, ये वाला सवाल थोड़ा डिफरेंट सवाल है। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट अमाउंट में नहीं दिया हुआ है क्या वॉल्यूम है क्या मास है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक एवरेज वैल्यू दिया हुआ है, मास परसेंट दिया हुआ है सॉल्यूशन का। 20% जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपको भली भांति पता है ये 20% क्या बतला रहा है, मास परसेंट में पढ़े हैं ना। ठीक है? और यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि यहाँ पर सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर है। तो बताइए मोलैरिटी क्या होगी। तो 3 सवाल बेसिक से है। यहाँ पर 3 सवाल 3 तरीके के हैं, तो तीनों को हम लोग को एक्सप्लेन करना है। ठीक है? तीनों को समझना है। क्या सवाल देखकर कैसा लगता है? सवाल बनने वाला है कि नहीं है? ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग सवाल नंबर पहला लेके चलते हैं।
सवाल नंबर 1 हम लोग करते हैं यहाँ पर। क्या 20 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ग्राम को पहले तो मोल में कन्वर्ट करो, क्योंकि हम जानते हैं कि मोलैरिटी के लिए हम लोग को नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम तो दिया हुआ है, खाली लीटर में कन्वर्ट करना है। मोल चाहिए तो मोल क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, यानी कि सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोल निकालें तो गिवन मास कितना है 20, मोलर मास कितना होगा कैल्शियम का 40, कैल्शियम का होता है बाबू 40, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 16 1 17 हो गया, 17 गुना 2 कर देंगे 34 है ना, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 है, 34 प्लस 40 कर देंगे तो ये 74 हो जाएगा, नहीं ये 74 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली देखें तो यहाँ पर हो गया कितना हो गया 2 से 10 बार में, 2 से यहाँ पर कितना और करेगा 2 तिया 6, 2 7 14, 10/37 मोल हो गया हमारा। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना तुम लोग अपने से। अब वॉल्यूम कितना है 500 मिलीलीटर है, कन्वर्ट करेंगे लीटर में तो 0.5 लीटर हो जाएगा, लीटर में लेना है वॉल्यूम। तो बड़ी प्रेम से हम लोग मोलैरिटी लिखेंगे N/V, N हो गया हमारा 10/37, V हो गया 0.5, तो 10/37 बटे कर दोगे यहाँ पर 0.5 को तो ये 0.5 हो गया, तो 0.5 से ये कट जाएगा 20 बार में, तो ये हो गया 20/37 मोल पर लीटर, ये हमारी मोलैरिटी हो जाएगी इस सॉल्यूशन की। जानते हो यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर 20 ग्राम हम 500 मिलीलीटर का सॉल्यूशन तैयार करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो डेफिनेटली उसके हर एक लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होंगे 20/37 मोल ऑफ मोल सॉल्यूट होगा कितने लीटर में, 1 लीटर में। ये एवरेज वैल्यू बताया कि हर एक 1 लीटर का सैंपल में इतना सॉल्यूट होगा, यही मोलैरिटी है, ठीक है ना। एक प्रकार का टर्म है कंसंट्रेशन का, जिससे कि हम लोग किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगला बात करें नंबर 2 की, देखो गौर से 8 ग्राम NaOH है, तो NaOH का मोल कितना होगा 8/, सोडियम का 23 होता है, 23 प्लस 16 प्लस 1, 23 16 39 1 40 हो गया, ये 5 बार में तो 1/5 0.2 मोल हो गया, सॉल्यूट निकल गया 0.2 मोल। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1.2 लीटर, इस बार लीटर में पहले से किया हुआ है, तो मोलैरिटी कितना हो जाएगा N/V, N हो गया 0.2/V हो गया 1.2, ये कट जाएगा कितना बार में 6 बार में कट जाएगा, नहीं 1/6, तो 1/6 मोल पर लीटर या कैपिटल M यहाँ पर इसकी मोलैरिटी हो जाएगी। क्लियर हो गया। नंबर 3 की बात करें तो गौर से देखो यहाँ पर नंबर 3 में क्या है, आपको दो बातें हैं और दोनों इनडायरेक्ट दिया हुआ है, एक तो मास नहीं देकर के मास परसेंट दिया हुआ है, दूसरा डेंसिटी दिया हुआ है। पता है डेंसिटी क्यों देता है, जहां पर डेंसिटी, जहां पर तुम देखना सवाल में जहां वॉल्यूम डायरेक्ट नहीं दिया हुआ रहेगा वहां डेंसिटी दिया हुआ रहेगा, डेंसिटी से वॉल्यूम निकालना होता है, ठीक है ना। तो पहले आप मास परसेंटेज को सॉल्व करिए। देखिए इसको लिखना कैसे है, सब्जेक्टिव अगर सवाल बनाओगे तो कैसे लिखोगे इसको। देखिए 20% बाय मास है, मतलब मास परसेंट दिया हुआ है 20, क्योंकि 20% तो वॉल्यूम परसेंट भी हो सकता था, तो बाय वॉल्यूम होता तो तब लिखते हैं वहां पर 20% बाय वॉल्यूम, लेकिन यहाँ बाय मास है तो यानी कि मास परसेंट है, ग्राम में लेना है। 20% NaOH का मतलब क्या हो गया, ऐसा सॉल्यूशन है ये जिसमें कि 100 के सॉल्यूशन में 20 क्या है NaOH है, 80 क्या होगा पानी होगा, ठीक है ना। यानी कि 20% मास बाय मास यानी मास परसेंट means 20 gram of NaOH is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहां से दो चीज मिल गया, और हम देखो यहाँ पर तुम कहोगे सर 100 ग्राम सॉल्यूशन का ही क्यों ले, तो हमने कहा आपको कि हमारा सॉल्यूशन हम कितना भी बड़ा क्यों ना ले ले, वहां पर जो है उसके हर एक, चूंकि वो होमोजीनियस होता है इसलिए हम लोग 100 ले 50 ले कुछ भी ले लेंगे उसका कंसेंट्रेशन बिल्कुल इक्वल निकलेगा, और हम लोग 100 पर आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए 100 पर ही सॉल्व कर लेंगे। आप किसी पर भी कर सकते हो, यहाँ पर 100 नहीं लेकर के यहाँ 50 लो, यहाँ 10 ले लो, बात वही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम लोग एवरेज तैयार करते हैं, एवरेज वैल्यू, यानी कि आप कोई भी यहाँ पर किसी भी टर्म में 20% को तुम किसी भी टर्म में लिख दो, 20 100 में लिखो, चाहे 10 50 में लिखो, 1 5 में लिखो, 2 10 में लिखो, किसी भी तरह से लिख लो वैल्यू सेम आने वाला है, ठीक है, कंसंट्रेशन हमेशा सेम आएगा। तो ये हो गया 20% का मतलब हो गया 20 ग्राम NaOH है, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है। तो यहाँ दो चीज तुमको मिल गया, NaOH का तुमको मास मिल गया और सॉल्यूशन का भी तुमको मास मिल गया। अब ध्यान दो कि यहाँ पर
इससे हम निकाल लेंगे NaOH के नंबर ऑफ मोल, 20/40 करोगे तो कितना निकलेगा, 0.5 मोल निकल जाएगा। देखो एक बात सॉल्व हो गया ना, मोल तो निकल गया, नंबर ऑफ मोल। अब वॉल्यूम नहीं है हमको पता, तो यहाँ डेंसिटी हम जानते हैं क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। यहाँ डेंसिटी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 100, डेंसिटी 1.2, तो यहाँ वॉल्यूम निकलेगा, वो किस में निकलेगा, मिलीलीटर में वॉल्यूम आएगा, जिसको 1000 से डिवाइड कर देना और वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वॉल्यूम आ गया लीटर में। फाइनली नंबर ऑफ मोल बटा वॉल्यूम कर देना, वो तुम्हारा मोलैरिटी का आंसर आ जाएगा। और कमेंट में बताना इसका आंसर क्या आता है, जरूर अगर पढ़ोगे तो हम जानना चाहते हैं कितना बच्चा पढ़ रहा है, सवाल को बना रहा है, रियल तरीके से एकदम बना रहा है। ठीक है, कमेंट में आंसर आना चाहिए, समझिए बात को। बाद में हम जो है ना, जिसका गलत आंसर या सही आंसर जो भी होगा, हम सही आंसर पिन अप कर देंगे कमेंट में, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो इस चीज को हम लोग यहाँ से इरेज कर रहे हैं। अब मोलैरिटी में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, मोलैरिटी हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब ईमानदारी से पढ़ा करो, एकदम बढ़िया से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पढ़ाई का कैसे पढ़ाई करनी है वो सजेस्ट हम करते जाएंगे, बस तुम लोग जो है अपने एकदम अपने आप की 100% देने की कोशिश करो, जितना तुम दे पाते हो। अब यही नहीं कि आदमी को अपने अंदर शक्ति ही पता नहीं होती है आजकल, ठीक है ना, और बाद बाकी सबको शक्ति पता रहती है, और बाद बाकी एकदम जो ना, अगर मूवी देखने को बोलो ना, भर रात एकदम जग जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, बोले अरे वाह हम मूवी देखने के लिए भर रात जग गए। पढ़ाई के मामले में जाओ ना, उसको बताओ ना, पर पढ़ाई के मामले में एकदम जो है ना, भर रात का 1 घंटा भी जग नहीं पाता है रात को, ठीक है। तो अपनी इफिशियंसी, आदमी में इफिशियंसी है जगने की, या फिर कांस्टेंट तरीके से किसी चीज को फोकस करने की इफिशियंसी है, लेकिन समस्या ये बात है कि पढ़ाई के मामले में नहीं होती है, ठीक है। तो वो लाओ, वो डेवलप करो अपने में, सब कुछ सही होगा। अब मोलैरिटी में कुछ केसेस की बात करते हैं, जिसका न्यूमेरिकल हम लोग अगले क्लास में करेंगे। केसेस ध्यान दो यहाँ पर, हम लोग मोलैरिटी क्या पढ़ लिए, N/V पढ़ लिए, है ना। मोलैरिटी क्या होता है, N/V होता है। अब तुम लोग एकदम बढ़िया से देखते जाओगे। केस 1 लेते हैं बाबू, ध्यान देना यहाँ पर। केस 1 में क्या है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है M1, नंबर ऑफ मोल उसमें है N1, वॉल्यूम कितना है V1, तो N1/V1 क्या हो गया हमारा, M1 हो गया। यानी कि कोई एक सॉल्यूशन लिया है जिसमें कि सॉल्यूट का मोल N1 है, वॉल्यूम V1 है, और उसकी मोलैरिटी क्या आ रही है, M1 आ रही है। इसमें हम क्या कर दिए, कुछ सॉल्वेंट हम ऐड कर दिए। अब समझ में आ गया हुआ हम क्या कर रहे हैं, हम इस सॉल्यूशन का टाइट्रेशन कर रहे हैं। टाइट्रेशन कर रहे हैं मैंने कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, डाइल्यूट करते जा रहे हैं इसके सॉल्यूशन को। सवाल कैसा रहेगा, सवाल रहेगा कि अगर H2SO4 का 500 मिलीलीटर का एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 1 मोल पर लीटर है, तो इसी के सॉल्यूशन में कुछ सॉल्वेंट मिलाकर वॉल्यूम को कर दिया जाए 2 लीटर, तो नई मोलैरिटी अब क्या होगी, मतलब नया कंसंट्रेशन अब क्या होगा। तो यानी कि तुम देखोगे एक ही सॉल्यूशन है और उसके कंसंट्रेशन में को चेंज करके वॉल्यूम मांग रहा है, या वॉल्यूम को चेंज करके कंसंट्रेशन मांग रहा है, तो जब भी वॉल्यूम चेंज करने की बात हो तो वहां टाइट्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है तुमको, ठीक है ना। सॉल्वेंट मिला दिए तो क्या हो गया, कंडीशन नया आ गया। मान लो यहाँ पर अब सॉल्यूट जो है, नया कंडीशन N2 हो गया, V2 हो गया और M2 हो गया, ठीक है, नया कंडीशन आ गया। और भी आगे मिला सकते हैं हम लोग, इसमें सॉल्वेंट और मिला दिए, यहाँ पर सॉल्वेंट और ऐड कर दिए तो कंडीशन हो गया मान लो N3 V3 M3, ठीक है ना। लेकिन जरा सा यहाँ ध्यान दोगे अच्छे से, हम लोग को ये पता है यहाँ पर कि N1/V1 हो गया, M1 हो गया, N2/V2 M2 हो गया, N3/V3 M3 हो गया। बट याद रखिएगा यहाँ पर वॉल्यूम बदलने से मोलैरिटी बदल रही है, लेकिन हम सॉल्वेंट मिला रहे हैं, सॉल्यूट का मोल तो नहीं बदलेगा ना। अगर हम चीनी रखे हैं सॉल्यूशन में 2 मोल, तो वो 2 मोल का 2 मोल ही रहेगा ना, क्योंकि हम तो पानी बढ़ा रहे हैं, सॉल्यूट तो बढ़ा नहीं रहे हैं। यानी टाइट्रेशन के दौरान जो है सॉल्यूट का मोल जो है वो चेंज नहीं हम लोग करते हैं। इसलिए टाइट्रेशन के फॉर्मूला में एक चीज समझ में आता है हम लोग को कि N1 वही है जो N2 है, वही क्या है, N3 है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, है ना। दूसरी बात, N का वैल्यू क्या लिखते हो मोलैरिटी में बताओ तो, M गुना V लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अब जब N बराबर M इंटू V, तो N1 क्या होगा, M1 इंटू V1, N2 क्या होगा, M2 इंटू V2, N3 क्या होगा, M3 इंटू V3, डॉट डॉट। मतलब यहाँ पर टाइट्रेशन की जब भी बात आए तो फॉर्मूला अप्लाई कर देना,
M1 V1 बराबर M2 V2। जस्ट लाइक सवाल तुमसे यही पूछ देगा, क्वेश्चन तुम बनाना, यहाँ पर सवाल तुमको कहेगा कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, है ना, NaOH हैज molarity 0.5 m when the volume is 1 liter, then find the molarity of same solution when volume becomes 0.2 लीटर। मतलब कहता है ये वॉल्यूम घटा भी सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ा भी सकते हैं, सॉल्वेंट मिला भी सकते हैं, सॉल्वेंट घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम घटाओगे तो मोलैरिटी बढ़ जाएगी, तुमको पता है ना, वॉल्यूम घटने से मोलैरिटी बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोलैरिटी घट जाएगी। चलो यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ पर इसको बढ़ा देते हैं 1.5 लीटर कर देते हैं, ठीक है, बढ़ा दिए वॉल्यूम। अब ध्यान दो कि यहाँ पर सवाल क्या है, सवाल ये है कि एक ही सॉल्यूशन हमारे पास है NaOH का, जिसका कि जब हम लोग यहाँ पर लेते हैं 1 लीटर लेते हैं तो 1 लीटर के हिसाब से सॉल्यूशन तैयार था, तो मोलैरिटी उसकी 0.5 m थी। और उसी सॉल्यूशन में हम दूसरा कंडीशन नहीं लाए हैं, उसी सॉल्यूशन में हम कुछ और पानी मिला दिए, वॉल्यूम को कर दिए 1.5 लीटर, तो मोलैरिटी क्या होगी। तो यहाँ पर देख लो गौर से, पहला मोलैरिटी हम लोग को दिया हुआ है 0.5 मोल पर लीटर, वॉल्यूम पहला दिया हुआ है 1 लीटर, और यहाँ पर वॉल्यूम दूसरा दिया हुआ है हम लोगों को कितना 1.5 लीटर, मोलैरिटी M2 कितना होगा ये बोल रहा है। तो वी नो दैट M1V1 बराबर कितना लिखे हैं M2V2, तो यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है, M2 निकालना है ना, क्या हो जाएगा M1V1 बाय V2 हो जाएगा। M1 कितना दिया हुआ है 0.5, V1 कितना है हमारे पास 1, अब V2 यहाँ कितना है 1.5, तो यहाँ पर आराम से ये 3 बार में कट जाएगा, 1/3 हो गया, 0.33 m यहाँ पर मोलैरिटी आ गई। तुम देख सकता है यहाँ पर कि जब हम यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा दिए तो मोलैरिटी घट गया, 0.5 m से कितना हो गया 0.33 m हो गया यहाँ पर मोलैरिटी। कोई दिक्कत, इस टाइप का सवाल तो यहाँ से बन जाएगा। एनसीईआरटी में भी ऐसे सवाल ढेर सारे हैं, आपको इन टेक्स्ट में मिल जाएंगे सवाल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम फास्ट मिटा दिए होंगे तो आप वीडियो को थोड़ा सा रोक करके, या फिर मान लो कि लाइव देख रहे हो तो कोई बात नहीं है, इसके बाद जो है वीडियो अपलोड जब हो जाएगा तो इसका तुम स्क्रीनशॉट लेते रहना, थोड़ा सा एकदम रहो सिंसियर बन के रहो, स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ा सा आगे रहो, ठीक है ना। अब ध्यान दो यहाँ पर, ये तो पहला केस हो गया जब हम लोग एक सॉल्यूशन को टाइट्रेट करते हैं। केस नंबर अगर हम 2 की बात करें तो ध्यान दो यहाँ पर एक सॉल्यूशन है जिसमें कि मान लो कि N1 सॉल्यूट है, V1 वॉल्यूम है और मोलैरिटी M1 है, और एक सॉल्यूशन है जिसमें कि N2 सॉल्यूट है, V2 वॉल्यूम है और मोलैरिटी कितनी है M2 है। और दोनों सॉल्यूशन को हम जो है मिला करके एक नया सॉल्यूशन बना रहे हैं, जिसकी मान लो सॉल्यूट N है, वॉल्यूम V है और मोलैरिटी M है, टोटल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बोल रहा है यहाँ पर कि नया मोलैरिटी क्या होगा, तुमको कहेगा 0.5 मोल पर लीटर का एक सॉल्यूशन है जिसका 200 ml लिए हम, 2 मोल पर लीटर का एक सॉल्यूशन है जिसका हम 300 ml ले लिया, दोनों को मिला दिए, तो बताइए यहाँ पर नया मोलैरिटी क्या होगा, नया जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या होगी, इस कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो ध्यान दो यहाँ पर मोलैरिटी कभी भी जुड़ता नहीं है, मोलैरिटी एडिटिव नेचर का नहीं होता है। मोलैरिटी कभी कभी तुम देखोगे जुड़ भी जाएगा, 2 + 2 4 मोलैरिटी हो भी जाएगा, कभी कभी 2 + 2 2 ये रह जाएगा। मोलैरिटी कभी भी तुम डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते हो, अगर इसकी मोलैरिटी 0.5 m है, इसकी 0.5 m है, तो मिलाकर के 1 m तुम नहीं लिख सकते हो, मोलैरिटी एडिटिव नेचर का नहीं होता है। क्योंकि बात यहाँ पर ये है ना कि ये सॉल्यूशन अलग कंडीशन हो सकता है, ये यहाँ पर क्या कहते हैं 0.5 मोल पर लीटर हो सकता है जिसका वॉल्यूम हम कम लिए होंगे, यहाँ पर क्या है कि ज्यादा हो सकता है, कुछ भी मोलैरिटी हो सकती है, इसलिए मोलैरिटी हम जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दो कि यहाँ पर तो कंडीशन यहाँ पर ये है, देखोगे इसमें होता क्या है, मोलैरिटी तो नहीं जोड़ सकते हैं, सॉल्यूट का मोल जोड़ सकते हैं, और क्या जोड़ सकते हैं बाबू, वॉल्यूम जोड़ सकते हैं यहाँ पर। लेकिन तुम आगे क्लास तुमको पढ़ाएंगे वॉल्यूम भी जोड़ना हमारे लिए थोड़ा सा क्रिटिकल होता है प्रैक्टिकली,
कब होता है, क्यों होता है, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर में पढ़ेंगे, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन जब जानेंगे, आइडियल नॉन आइडियल के बारे में, तब सीखेंगे ये चीज, ठीक है ना, अभी नहीं। अभी समझो कि यहाँ पर वॉल्यूम भी जुड़ सकता है, 2 लीटर 4 लीटर हो जाएगा, और सॉल्यूट भी 2 मोल कितना मोल हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा। मोलैरिटी नहीं जोड़ सकते, लेकिन वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल जोड़ सकते हैं। तो अगर हम मोलैरिटी की बात करें, रिजल्टेंट मोलैरिटी की बात करें, तो यहां पर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये रिजल्टेंट मोलैरिटी कहलाएगी, एम रिजल्टेंट या एम मिक्सचर कह सकते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पर टोटल सॉल्यूट कितना होगा दोनों को मिलाने पर, N1 प्लस N2 हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम कितना होगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब बताओ प्यारे बच्चों, यहां से आपने एक फॉर्मूला देखा होगा कभी किताब में, N1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या N1 को M1 इंटू V1 लिख सकते हैं, अभी तुरंत पढ़े थे, ठीक है ना, प्लस N2 को M2 इंटू V2 लिख सकते हैं ना, बट क्या हो गया, V1 प्लस V2 यहाँ पर हो गया। यानी रिजल्टेंट मोलैरिटी हम लोग इस रूप में निकाल सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला आप एकदम बढ़िया से याद रखोगे, अच्छे से याद रखना, ठीक है, इस पर सवाल आगे करेंगे। अब इसमें भी कुछ केसेस आते हैं निकल करके, ध्यान देना यहाँ पर पहला केस क्या है, अगर ये दो सॉल्यूशन के वॉल्यूम सेम कर दिए जाए, मान लिया कि इन दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेम है, मोलैरिटी अलग अलग है, मान लो कि यहाँ पर मोलैरिटी क्या है, ये 0.5 मोल पर लीटर है, ये 2 मोल पर लीटर है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, सेम है, तब नया सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगा वो ध्यान दो यहाँ पर, तब रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या होगा वो ध्यान देना। यहाँ पर डायरेक्ट हिट करने वाला यहाँ सवाल बता रहे हैं, नहीं तो मतलब कि जितना भी केस है सब तो यही फॉर्मूला लागू होगा ये सब पर। इस केस में मिक्सिंग के केस में यही फॉर्मूला लागू करना है। अब फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से सवाल बनाने के लिए हम क्या ट्रिक दे रहे हैं वो ध्यान देना यहाँ पर। अगर वॉल्यूम सेम होगा तो यहाँ पर क्या है, ये M1 मोलैरिटी है, वॉल्यूम तो V ही हो गया, यहाँ M2 मोलैरिटी है लेकिन वॉल्यूम तो V ही है, बट V प्लस V, वॉल्यूम तो सेम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, V कॉमन हो गया, M1 प्लस M2, अब बट क्या हो गया, 2V हो गया, यहाँ से यहाँ खत्म हो गया, ये क्या हो गया, M1 प्लस M2 बट 2 हो गया। तुम देखो डायरेक्ट यहाँ पर नई मोलैरिटी क्या हो रही है, दोनों की मोलैरिटी को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, ये नई मोलैरिटी हो जाएगी। यानी क्या समझ में आया, अगर इसकी मोलैरिटी कहा जाएगा यहाँ पर कि अगर हमारे पास ये सॉल्यूशन है, यहाँ पर 0.5 मोल पर लीटर है, इसका वॉल्यूम लिया गया 1 लीटर, यहाँ पर ये 0.3 मोल पर लीटर का सॉल्यूशन है, इसका भी 1 लीटर ही लिया गया है, दोनों को मिक्स कर दिए, बताओ नया मोलैरिटी क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, देखिए वॉल्यूम सेम है, दोनों की मोलैरिटी जोड़ दी, 0.8 हो गया, बाय 2 कर दी, 0.4 मोल पर लीटर इसकी मोलैरिटी होगी। डायरेक्ट सवाल बना लीजिए, यहाँ पर समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा केस की बात करते हैं, अगर वॉल्यूम अलग अलग हो, वॉल्यूम अगर अलग अलग हो बट मोलैरिटी सेम हो, तब क्या होगा। तो वॉल्यूम मान लो कि अलग अलग हो, मोलैरिटी सेम है, M1 बराबर M2 कर दिया और ये कितना मान ली, M मान ली, तब क्या होगा, नई मोलैरिटी जो होगी, M रिजल्टिंग जो होगा मोलैरिटी वो क्या होगा, देखो M इंटू V1, मोलैरिटी को M मान लिया है, प्लस M इंटू V2 बाई V1 प्लस V2, देखो दोनों में कॉमन क्या निकल जाएगा, M कॉमन है, V1 प्लस V2 बटे V1 प्लस V2, यहाँ पूरा का पूरा खत्म हो गया, क्या बन गया, M। तुम देखो गौर से, M रिजल्टेंट वही हो रहा है जो हमारे पास किसी एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी है, जो M1 या M2 का मान होगा वही रिजल्टिंग का मान होगा। मतलब क्या बता दिए, अगर यहाँ पर ये 2 मोल पर लीटर का सॉल्यूशन है, भले ही यहाँ पर हम 5 लीटर ले लिए, ये भी 2 मोल पर लीटर सॉल्यूशन है, ये हम मानो कि 7 लीटर ले लिए, तो 12 लीटर का जो सॉल्यूशन बनेगा इसकी मोलैरिटी क्या होगी, तो भैया यहाँ पर अगर ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये भी कितना बनेगा, 2M ही बनेगा। मतलब M1 या M2 जो होगा वही M रिजल्टिंग का वैल्यू होगा। यूं समझ लो ना, तुम भी वैसा ही शरबत बनाए हो जितना मिठास वाला हम बनाए हैं, तो दोनों को अगर मिला देंगे तो क्या मिठास डबल थोड़ा ना हो जाएगा, वो उतना ही मिठास वाला शरबत रहेगा, मतलब कंसंट्रेशन उसका उतना ही रहेगा। तो अगर दोनों की मोलैरिटी सेम है तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं जो किसी एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी वही रिजल्टिंग का भी मोलैरिटी होगा। क्लियर हो गया ना। तो ये कुछ सवाल फॉर्मूले थे हमारे इस मोलैरिटी टॉपिक से। प्यारे बच्चों, ये मोलैरिटी टॉपिक का हम लोग है, यहाँ पर सवाल किस किस तरह का पूछता है, पहले देखो मोलैरिटी कैलकुलेशन सवाल पूछ देगा तुमसे, N/V पर सवाल पूछेगा,
जिसमें n निकालना होगा और v निकालना होगा। v के बजाय तुमको डेंसिटी दिया सकता है, डेंसिटी कैसे सॉल्व करना है वो बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जाकर के यहाँ पर क्या है कि आपको मोलैरिटी की प्रॉपर्टीज पर सवाल पूछेगा, M1V1 यहाँ पर m रिजल्टिंग बराबर m क्या कहते हैं M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2 पर, या फिर टाइट्रेशन पर M1V1 बराबर M2V2 सवाल तुमसे पूछ देगा। डायरेक्ट हिट करने के जो केस बताया उसको ध्यान रखना, सवाल तुमको डायरेक्ट यहाँ पर भी बन सकता है। तो आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस करोगे, कल हम लोग मोलैरिटी पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे हम लोग, प्रैक्टिस करेंगे उस चीज पर। तो आप लोग जो है बढ़िया से यहाँ तक की तैयारी करके रखो अच्छे से, बाद की मिलते हैं। नोट्स बाबू बनाते रहना चाहिए, नोट्स एकदम बनते रहना चाहिए, एकदम नोट्स बनाते रहो आप लोग। और अगर आप लोग को कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, या वीडियो में किसी भी प्रकार का और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखोगे। हाँ ये मत बोलना सर थोड़ा आवाज लो आता है, ये होता है वो होता है। भैया ये रूम जो है ना मेरा एसी वाला रूम नहीं है, पंखा चलाते नहीं चलाएंगे तो वीडियो बना नहीं पाएंगे, इतनी गर्मी होती है, ठीक है। रूम बंद करके यहाँ वीडियो बनाना पड़ता है ना, क्योंकि आसपास में लोग सब बोलते रहते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में वीडियो बनाते हैं। तो थोड़ा सा क्वालिटी अगर इधर उधर हो जाए तो उसमें कोई मत बोलना, ठीक है ना। तो वैसे हम खुद इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, जो जो धीरे आगे बढ़ते जाएंगे होते जाएगा, करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम जानती हो उतनी बड़ी भी हम लोग की कोई यहाँ पर बैकग्राउंड नहीं है कि कुछ भी लगा दिए एकदम एक बड़ा शानदार स्टूडियो बना लिए, वो नहीं है अभी फिलहाल। भविष्य में अगर आप लोग कृपा रही जरूर होगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर मेन चीज यहाँ पर ये है कि अगर कोई कंटेंट में कुछ और भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो आप लोग बोलो, ठीक है ना। आपको कोई अगर स्पेशल किसी बुक से क्वेश्चन बना रहे हो, डाउट आ रहा है, एनसीईआरटी तो पूरा सॉल्व कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर उसके अलावा किसी बुक से कोई सवाल में दिक्कत होता है तो आप उस बुक का नाम और सवाल का नंबर लिख दोगे, या फिर सवाल को एक कमेंट में चिपका दोगे, हम उसका वीडियो अलग से बना करके आपके नाम से चैनल पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। मिले तब अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। और याद रखना नोट्स बनते रहना चाहिए, और पढ़ाई तुम्हारा प्राइमरी चीज होना चाहिए तुम्हारे जीवन का। अभी फिलहाल 2 साल का जो 3 साल का समय है आपका, उसमें प्राइमरी आपका चीज थिंग टू बी नोटेड जो होता है ना, वो आपका पढ़ाई होना चाहिए। बाय बाय, मिलते हैं।